हेलो दोस्तों, मैं आर.के. सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एनआर साइंस क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में बीएसईबी द्वारा क्लास 12th के लिए इंटरनेट पर जारी मॉडल पेपर के बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को हल करेंगे। साथियों, यह वीडियो 2025 में एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों, 2025 में भी पिछले कई वर्ष के तरह ही क्लास 12th के बायोलॉजी एग्जाम में 70 ऑब्जेक्टिव में से मात्र 35 ऑब्जेक्टिव ही सॉल्व करना है। तो चलिए साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में इंटरनेट पर जारी बायोलॉजी के मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं। साथियों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रतीक मैथुन के लिए है? इसमें से कौन सा सिंबल मैथुन अर्थात सेक्स के लिए है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह जो सिंबल है हमारा, यह सिंबल हमारा मैथुन के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर हो गया डी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? यहाँ पे साथियों क्वेश्चन है कि क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन सी में टर्नर सिंड्रोम और ऑप्शन डी में है फिनाइल कीटोनेरिया। तो हमारा जो ऑप्शन ए, बी और सी है, यह तीनों हमारा क्रोमोसोमीय विकार है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी फिनाइल कीटोनेरिया, यह हमारा क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से किस जंतु में मादा विषमयुग्मता पाई जाती है? मादा विषमयुग्मता अर्थात मादा में किसमें जो है विषमयुग्मता होगा? मनुष्य में, मधुमक्खी में, पक्षी में या बिल्ली में? तो साथियों, हमारा जो मनुष्य है, मधुमक्खी है और बिल्ली है, इस तीनों में नर में विषमयुग्मता होता है, जबकि पक्षी में होता है मादा विषमयुग्मता। तो क्वेश्चन हमारा यही है कि निम्नलिखित में से किस जंतु में मादा विषमयुग्मता पाई जाती है? तो मादा विषमयुग्मता पाई जाती है पक्षी में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विषमयुग्मजी पौधों में से जो लक्षण व्यक्त होता है उसे क्या कहते हैं? जो लक्षण व्यक्त होता है, व्यक्त मतलब जो दिखता है, जो लक्षण दिखता है उसे हम लोग प्रभावी लक्षण कहते हैं, अर्थात हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीओ रुधिर वर्गों के लिए कितने प्रकार के जीनोटाइप हैं? एबीओ रुधिर वर्गों के लिए कितने जीनोटाइप है? तो इसके लिए एबीओ के लिए जीनोटाइप होता है 6, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने रिकॉम्बिनेशन मैप बनाया? रिकॉम्बिनेशन मैप किसने बनाया? तो स्टर्टीवेंट, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। स्टर्टीवेंट ने ही रिकॉम्बिनेशन मैप बनाया था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संकर संकरण प्रयोगों के आधार पर वंशागति के कौन कौन से नियम प्रतिपादित किए गए? एक संकर संकरण में कौन कौन से नियम दिए गए थे? तो प्रभाविता का भी नियम दिया गया था, विसंयोजन का भी नियम दिया गया था, स्वतंत्र अपव्यवन का भी नियम दिया गया था, अर्थात तीनों नियम एक संकर संकरण प्रयोग में दिया गया था। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए में दिया सिर्फ 1, ऑप्शन बी में सिर्फ 2, ऑप्शन सी में 1 एवं 2, ऑप्शन डी में 1, 2, 3। तो इसमें तो तीनों है हमारा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए में से कौन पेंटोज शर्करा उपस्थित होती है? आरएनए में कौन पेंटोज शर्करा? आरएनए में राइबोज होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जबकि डीएनए में कौन सा आता है? डीएनए में होता है डीऑक्सीराइबोज, लेकिन हमसे यहाँ भी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आरएनए में, तो आरएनए में होता है राइबोज, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारणवश डीएनए कुंडली के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जुकों के बीच लगभग समान दूरी पर रखता है? क्या क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस कारणवश डीएनए कुंडली के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जुकों के बीच लगभग समान दूरी पर बना रहता है? इसमें से कौन सा कारण है? ऑप्शन नंबर ए में है प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का आधार फॉस्फेट श्रृंखला बना होता है, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जुकों में एंटी पैरेलल पोलरिटी होती है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी में है दोनों रज्जुकों में बेस
हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जुड़े होते हैं जो बेस पेयर बनाते हैं, तो इसके लिए ये भी गलत है। ऑप्शन डी में हमारा कि डीएनए में प्यूरिन परमिडीन के विपरीत होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। इसी के कारण डीएनए कुंडली के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जुकों के बीच लगभग समान दूरी पर बना रहता है। किसके कारण? इसके कारण डीएनए में प्यूरिन और पायरिमिडीन जो है दोनों विपरीत रहता है, इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जगह हमारा? डी हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्ष की स्थिरता का कारण नहीं है? क्या पूछ रहे साथियों कि कक्ष की स्थिरता का कारण नहीं है, यहाँ पूछ रहा है कि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है कि डीएनए में दोनों रज्जुकों एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो यह ऑप्शन गलत है हमारा। इसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर बी में है डीएनए में मरम्मत संभव है, ये भी गलत है। डीएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष में पेंटोज शर्करा में 2 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा साथियों? सही है। इसी के कारण क्या होता है? इसी के कारण कक्ष की स्थिरता नहीं होती है, तो अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू अन्य भू भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम लोग अनुकूली विकिरण, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। क्या है क्वेश्चन पे ध्यान देंगे साथियों कि एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भू भौगोलिक क्षेत्र में प्रसारित होती है। जब एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्र में प्रसारित होगा तो इसे हम लोग कहते हैं अनुकूली विकिरण, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथन जीवन की उत्पत्ति के बारे में असत्य है? जीवन की उत्पत्ति के बारे में कौन सा असत्य है? ओपेरिन और हाल्दाने के अनुसार जीवन का पहला स्वरूप पूर्ण विद्वान जीवन रहित कार्बनिक अणुओं से आया हुआ हो सकता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। जीवन की उत्पत्ति के समय वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन नहीं था, ये भी बिल्कुल सत्य है। पृथ्वी की संरचना 4.5 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है, ये भी सत्य है। हमसे यहाँ पूछा कि असत्य कौन है? जीवन की उत्पत्ति के बारे में कौन सा असत्य? तो ऑप्शन ए बी सी तीनों हमारा क्या निकल गया? सत्य, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? असत्य। ऑप्शन डी में हमारा क्या है? मिलर ने अपने प्रयोग में बंद फ्लास्क में ऑक्सीजन, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया तथा 800 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर विद्युत डिस्चार्ज किया था, तो इसमें जो है ऑक्सीजन है, यही बात गलत लिख दिया गया है। इसमें मिलर अपने प्रयोग में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं किए थे, तो यह तो असत्य हो गया, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा डीएनए अंगुली छापी तकनीक का प्रारंभिक विकास किया गया? डीएनए अंगुली छापी अर्थात डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रारंभिक विकास किसके द्वारा किया गया था? एलेक जेफरीज के द्वारा, लालजी सिंह के द्वारा, वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। तो इसका आंसर है एलेक जेफरीज, ऑप्शन नंबर ए। क्या था क्वेश्चन साथियों? क्वेश्चन है कि डीएनए अंगुली छापी अर्थात डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का प्रारंभिक विकास किसने किया था? तो इसका विकास, डीएनए फिंगरप्रिंट का विकास एलेक जेफरीज के द्वारा किया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से किस स्थल पर दमनकारी प्रोटीन लेक ओपेरेंस से बंधता है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल पर दमनकारी प्रोटीन लेक ओपेरेंस से बंधता है? ऑप्शन ए में है आई जीन, ऑप्शन बी में है प्रचालक स्थल, ऑप्शन सी में है उन्नायक और ऑप्शन डी में है वाई जीन। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रचालक स्थल। प्रचालक स्थल, इसी से जो है दमनकारी प्रोटीन लेक ओपेरेंस से बंधता है, प्रचालक स्थल के कारण ही, तो ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलिन की पुष्टि एक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में किया? पेनिसिलिन की पुष्टि किस रूप में? शक्तिशाली तथा प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में किसने पुष्टि किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्नेस्ट चैन और हार्वर्ड फ्लोरे ने। इन्होंने ही, ये दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पेनिसिलिन को बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में बताया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिट्रिक अम्ल उत्पादन करता है? सिट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से कौन उत्पादन करता है? ऑप्शन ए में है एसिटोबैक्टर एसिटी, ऑप्शन बी में है एस्पिरिजिलस नाइजर, ऑप्शन सी में है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन डी में है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि
सिट्रिक अम्ल अर्थात सिट्रिक अम्ल उत्पादन करने वाला। सिट्रिक अम्ल उत्पादन करता है एस्पेरिजिलस नाइजर अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथन स्ट्रेप्टोकाइनेज के बारे में गलत है? स्ट्रेप्टोकाइनेज के बारे में कौन सा कथन इस चारों में से गलत है? ऑप्शन ए में है इसका उपयोग थक्का स्फोट के लिए किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में है यह प्रतिरक्षा निरोधक के रूप में कार्य करता है, यही कथन गलत है स्ट्रेप्टोकाइनेज के बारे में। यह स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रतिरक्षा निरोधक के रूप में कार्य नहीं करता है, जबकि यहाँ लिखा है कि कार्य करता है, अर्थात यह क्या हमारा गलत है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथन ट्राइकोडर्मा के बारे में गलत है? ट्राइकोडर्मा के बारे में गलत है। ऑप्शन ए में यह मुक्तजीवी कवक है, यह सही है। यह मुक्तजीवी जीवाणु है, यही चीज गलत है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि ट्राइकोडर्मा के बारे में गलत कौन सा है, तो ये गलत है, यह मुक्तजीवी जीवाणु नहीं है, जबकि यहाँ लिखा है कि जीवाणु है, अर्थात यह हमारा गलत है, अर्थात ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कवक को माइकोराइजा बनाता है? कौन कवक को माइकोराइजा बनाता है? कवक को माइकोराइजा कौन सा बनाता है इसमें से? ग्लोमस, ट्राइकोडर्मा, ईस्ट, पेनिसिलियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लोमस। ग्लोमस ही है जो कवक को क्या बना देता है? माइकोराइजा बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? रक्त परिसंचरण की खोज की थी विलियम हार्वे ने, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हेरोइन के बारे में असत्य है? हेरोइन के बारे में असत्य है। ऑप्शन ए में है यह अवसादक है, यह सत्य है। यह नाक द्वारा सांस लेकर या टीके के द्वारा लिया जाता है, यह भी सत्य है। इसे मॉर्फिन के एसिटिलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, यह भी सत्य है। इसे कोक भी कहा जाता है, यही ऑप्शन डी जो हमारा यह गलत है। हेरोइन को कोक नहीं कहा जाता है, अर्थात ये हमारा क्या हो गया? गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलिग्नेंट ट्यूमर में से निकली हुई कोशिकाओं का रक्त के द्वारा दूर दराज स्थलों तक पहुंचना डैश कहलाता है? क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि मेलिग्नेंट ट्यूमर से निकली हुई कोशिकाओं का रक्त के द्वारा दूर दराज स्थलों तक पर पहुंचना डैश कहलाता है, क्या कहलाएगा? तो वह कहलाता है मेटास्टेसिस। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कथन एड्स के बारे में असत्य है? एड्स के बारे में इसमें से कौन सा असत्य है? ऑप्शन ए में है यह एक विषाणु रोग है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में यह ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के कारण होता है, तो यह भी सही है। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी अर्थात HIV, तो HIV के कारण ही होता है, यह भी सत्य है। ऑप्शन सी में HIV से संक्रामक एवं एड्स के लक्षण प्रकट होने के बीच हमेशा समयांतराल होता है, यह भी सत्य है। एड्स में संक्रमित व्यक्ति में बी लसिकाणु की संख्या में उत्तरोत्तर कमी होती है, ये बिल्कुल असत्य है, अर्थात हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग में लसिकाणुओं का प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है? क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस अंग में लसिकाणुओं का प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है? तो वह हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से किस अंग में लसिकाणुओं का प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है? क्या है क्वेश्चन साथियों? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अंग में लसिकाणुओं का प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया? तो लसिकाणुओं का प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है द्वितीयक लसिकाभ अंग में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वप्रतिरक्षा रोग है? स्वप्रतिरक्षा रोग ऑप्शन ए में है रूमेटाइड आर्थराइटिस, बी में है टाइफाइड, सी में है एड्स और डी में है कैंसर। तो स्वप्रतिरक्षा रोग है इसमें से रूमेटाइड आर्थराइटिस, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध स्रवण के प्रारंभिक दिनों के दौरान मां द्वारा स्रावित कोलेस्ट्रॉम में किस प्रकार के प्रतिरक्षियों की प्रचुरता होती है? तो उसमें दुग्ध में जो प्रतिरक्षी होती है उसमें सबसे अधिक होता है IgA, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? अमीबिक पेचिस, एंटामीबा हिस्टोलिका, एस्केरिस, फाइलेरिया, वुचेरिया, ब्रेनक्रोक्टाई और ऑप्शन डी में राइनोवायरस निमोनिया। तो यह सब हमारा ऑप्शन ए बी सी क्या है? सही है। अमीबिया पेचिस होता है, एंटामीबा हिस्टोलिका के कारण एस्केरियसिस होता है, एस्केरिस के कारण फाइलेरिया होता है,
वोचेरिया ब्रेनक्रोप्टाई के कारण, जबकि राइनो वायरस निमोनिया के कारण नहीं होता है, अर्थात यह हो जाएगा हमारा, सॉरी निमोनिया जो है राइनो वायरस के कारण नहीं होता है, तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो है सबसे पहले इसमें एक और ध्यान देने वाला बात है, इसमें पहले रोग का नाम लिखा गया, बाद में जाके उस रोग का कारक को लिखा गया है तीनों में, जबकि ऑप्शन डी में क्या है, पहले रोग का कारक है और बाद में रोग है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, यह युग्म में बिल्कुल गलत हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से टाइफाइड के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो यह इसमें जो ऑप्शन ए है कि यह विषाणु द्वारा होता है, यही कथन हमारा क्या है, असत्य है। यह कथन क्या है हमारा, असत्य है, यह विषाणु के द्वारा नहीं होता है, जबकि यहाँ लिखा गया कि विषाणु के द्वारा होता है, अर्थात यह असत्य है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन किन जीन्स द्वारा कूटबद्ध होते हैं। मुकुल कृमि को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन किस जीन द्वारा कूटबद्ध होते हैं, तो वह कूटबद्ध होने वाला जीन है जीन क्राई 1AC तथा क्राई 2AB, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता है। परिपक्व इंसुलिन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला सी नहीं होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजन पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर आधारित होने वाला प्रतिजन होता है एलिसा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू में मिल्वाडेगाइन इनकोग्निसिया के संक्रमण को रोकने हेतु निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग होता है। क्या है कि तंबाकू में मिल्वाडेगाइन इनकोग्निसिया के संक्रमण को रोकने के लिए किस तकनीक का, तो उस तकनीक का नाम है ANA अंतरक्षेपण, ANA अंतरक्षेपण, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे साथियों ANA नहीं, यहाँ पे RNA होगा, अर्थात RNA अंतरक्षेपण। मिल्वाडेगाइन इनकोग्निसिया के संक्रमण को रोकने के लिए जिस तकनीक का प्रयोग होता है उसे कहते हैं RNA अंतरक्षेपण। आप इंग्लिश नाम को देख सकते हैं कि ऑप्शन बी में यहाँ पे RNA इंटरफेरेंस लिखा गया है। कभी कभी क्या होता है कि हिंदी नाम गलत है तो आप इंग्लिश नाम देख के पहचान सकते हैं, या फिर इंग्लिश नाम अगर गलत है तो हिंदी नाम को देख के आप पहचान सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, RNA अंतरक्षेपण, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन में समृद्ध है। गोल्डन राइस में कौन विटामिन में समृद्ध है, तो उसमें विटामिन ए होता है, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बहुत कम संख्या में जीवाणु या विषाणु किसी संक्रमित व्यक्ति में होता है उसकी पहचान किस तकनीक से कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन है कि जब बहुत कम संख्या में जीवाणु या विषाणु किसी संक्रमित व्यक्ति में हो तब उसकी पहचान किस तकनीक से कर सकते हैं। उसकी पहचान किया जाता है PCR तकनीक के द्वारा। तो देखते हैं PCR वाला किस में ऑप्शन है। हम लोग अगर इसके ऑप्शन को देखिए तो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है PCR द्वारा जीवाणु या विषाणु के न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन द्वारा, तो PCR वाला बात है यहाँ पे, तो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पुनर्योगज DNA के निर्माण किस जीवाणु के प्लाज्मिड का उपयोग किया था। प्रथम पुनर्योगज DNA के निर्माण में किस जीवाणु के प्लाज्मिड का उपयोग किया गया था, तो वह जीवाणु था एस्चेरिचिया कोली, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन को संवाहक के साथ जोड़ने का कार्य किस एंजाइम द्वारा होता है। कौन को संवाहक के साथ जोड़ने का कार्य किस एंजाइम द्वारा होता है, तो वह होता है DNA लाइगेज के द्वारा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम प्रतिबंधक एंडोन्यूक्लियेज है। प्रथम प्रतिबंधक एंडोन्यूक्लियेज वह हमारा HindII, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में DNA खंड इनमें से किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। क्या है क्वेश्चन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में DNA खंड इनमें से किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, तो वह इलेक्ट्रोड जो है उसका नाम है एनोड की तरफ जाता है DNA का खंड, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोनिन संवाहक में निम्नलिखित से कौन विशेषता आवश्यकता नहीं है। कौन से विशेष किसमें, क्लोनिन संवाहक में निम्नलिखित में से कौन विशेषता की आवश्यकता नहीं है।
तो सब है जो हमारा ऑप्शन डी है, यही हमेशा एक से ज्यादा चयन पहचान स्थल की उपस्थिति, यह हमेशा जरूरी नहीं, अर्थात ऑप्शन बी। जबकि क्लोनीन संभाग के लिए प्रतिक्रियन की उत्पत्ति का होना आवश्यक है, क्लोनिंग स्थल का भी होना आवश्यक है, चयन योग्य चिन्ह भी होना आवश्यक है, लेकिन ऑप्शन डी जो है हमारा कि हमेशा एक से ज्यादा चयन पहचान स्थल की उपस्थिति यह आवश्यक नहीं है, अर्थात ऑप्शन डी हो गया इसका आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जंतु कोशिकाओं में वांछित जीन को ले जाने में किया जाता है? जंतु कोशिकाओं को वांछित जीन में क्या है, जंतु कोशिकाओं में वांछित जीन को ले जाने में किसका प्रयोग होता है? किसका प्रयोग? एग्रोबैक्टीरियम, ट्यूमिफिशियंस, रेट्रोवायरस, जीन गन या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी का प्रयोग जंतु कोशिकाओं में वांछित जीन को ले जाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, जीवाणु कोशिका से डीएनए प्राप्त करने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? जीवाणु कोशिका से डीएनए प्राप्त करने के लिए किस एंजाइम का? तो उस एंजाइम का नाम होता है लाइसोजाइम, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन ए, बी और सी जो है हमारा तीनों सत्य है, जबकि ऑप्शन डी क्या है, असत्य है। ऑप्शन ए में क्या है? ऑप्शन ए में है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एक प्रकार के एंजाइम है, यह भी सत्य है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर कट करते हैं, तो ये भी सही है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस विशिष्ट पैलिंड्रोमिक अनुक्रमों को पहचानता है, ये भी सत्य है। लेकिन ऑप्शन डी जो है हमारा असत्य है। इसमें क्या है कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए के प्रवर्धन के लिए उपयोग होता है, तो यह बिल्कुल असत्य है, गलत है, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अलैंगिक प्रजनन को क्या कहते हैं जो लैंगिक प्रजनन के में अनुहारक है? क्या क्वेश्चन? उस अलैंगिक प्रजनन को क्या कहते हैं? उस अलैंगिक प्रजनन को क्या कहते हैं जो लैंगिक प्रजनन में अनुहारक है? तो उसे कहते हैं अनिषेचन जनित, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फल के विकास में पुष्पासन की भूमिका नहीं होती है? सेब, रसभरी अखरोट या टमाटर? तो टमाटर में पुष्पासन की भूमिका नहीं होती है, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बीज में भ्रूणपोष पूरी तरह से विकासशील भ्रूण द्वारा नहीं उपयोग किया जाता है? मटर में, मूंगफली में, सेब में या नारियल में? तो हो जाएगा नारियल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा इसमें से गलत है? युग्मज भ्रूण, स्कूटेलम घास परिवार का बीजपत्र, यूका सलम की एक प्रजाति, भ्रूणकोश 2 या 3 कोशिकीय? तो ये गलत है, युग्मनज से बनता है भ्रूण, ये सही है। स्कूटेलम एक प्रकार का घास परिवार का बीजपत्र है, ये भी सही है। यूका जो है सलम की एक प्रजाति, ये भी सही है। लेकिन भ्रूणकोश 2 या 3 कोशिकीय नहीं होता है, 1 कोशिकीय ही होता है, अर्थात यह हमारा गलत है, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जलीय पौधे में परागण जल द्वारा नहीं होता है? जलीय पौधे में परागण जल द्वारा नहीं होता, इसमें से कौन है? हाइड्रिला, जोस्टेरा, वाटर हाइसिंथ, वेलिसेनेरिया? तो वाटर हाइसिंथ है जिसमें जल द्वारा परागण नहीं होता, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण क्या कहलाता है? एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक, वह कहलाता है सजात पुष्पराग, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनुष्य के वृषणों के बारे में असत्य है? ये उदर गुहा के बाहर होता है, ये भी सत्य है। ये स्क्रोटम में होते हैं, ये भी सत्य है। स्क्रोटम में होने की वजह से वृषणों का तापमान ज्यादा रखने में मदद मिलती है, ये बिल्कुल गलत है, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा सी। 49 का क्या हो गया? सी। क्वेश्चन नंबर 50 में है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? नर जनन कोशिका अस्परटोगोनिया, ये सही है। अंतराली कोशिका एंड्रोजन है, ये भी सही है। निषेचन अंडवाहिनी नलिका का तुनिका क्षेत्र, तो अंडवाहिनी नलिका का तुनिका क्षेत्र में निषेचन होता है, ये भी सही है। हृदय का निर्माण सगर्भता के दूसरी तिमाही के अंत में होता है, ये गलत है, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। 50 का क्या हो गया? ऑप्शन डी।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है इसमें पूछा। शुक्राणुजन, प्राथमिक कोशिकाएं, फिर द्वितीय कोशिकाएं, शुक्राणु पूर्व शुक्राणु, ये सब गलत है हमारा। ऑप्शन बी क्या है इसमें हमारा सही है। प्राथमिक शुक्र कोशिका से द्वितीयक शुक्र कोशिका बनता है, द्वितीयक शुक्र कोशिका से शुक्राणुजन बनता है, और शुक्राणुजन से शुक्राणु पूर्व, फिर उससे शुक्राणु। तो ये हमारा सही है ऑप्शन बी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम रजोधर्म चक्र क्या कहलाता है? प्रथम रजोधर्म चक्र कहलाता है रजोदर्शन, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग भ्रूण में होने वाले विभिन्न आनुवंशिक विकार की उपस्थिति का पता लगाने में किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? एमनियोसेंटेसिस का, एमनियोसेंटेसिस का ही प्रयोग किया जाता है आनुवंशिक विकार की उपस्थिति का पता लगाने में, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन देश की आबादी बढ़ने का कारण नहीं है? कौन जो है देश की आबादी बढ़ने का कारण नहीं है? जैसे मृत्यु दर में तेज गिरावट, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी, जनन आयु में लोगों की संख्या में वृद्धि, सहायक जनन प्रौद्योगिकी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मृत्यु दर में तेज गिरावट, यह जो है आबादी बढ़ने का कारण नहीं है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण यौन संचारित है? यौन संचारित संक्रमण कौन है? ट्राइकोफाइटन, निमोनिया, टाइफाइड या गोनोरिया। तो ऑप्शन जो सी है हमारा गोनोरिया, यह यौन संचारित रोग नहीं है, अर्थात हो जाएगा, सॉरी यौन संचारित रोग है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा संक्रमण यौन संचारित है? तो यौन संचारित इसमें से गोनोरिया है, अर्थात ऑप्शन सी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करता है? एक बार प्रजनन कौन करता है इसमें से? बांस, पक्षी, अमरूद या बंदर। तो बांस है जो एक ही बार प्रजनन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ऑस्ट्रेलिया में नागफनी को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया गया? ऑस्ट्रेलिया में नागफनी को नियंत्रित करने के लिए किसे प्रयोग किया गया? तो एक प्रकार का शलभ का प्रयोग किया गया था, अर्थात ऑप्शन ए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परभक्षण की भूमिका नहीं है? निम्नलिखित में से कौन परिभक्षण की भूमिका नहीं है? परभक्षण की भूमिका नहीं है। ऑप्शन ए में है ऊर्जा स्थानांतरण के लिए संलान का कार्य, ऑप्शन बी में शिकार समष्टि को नियंत्रित करना। तो ये दोनों तो है, अर्थात ऑप्शन ए भी हमारा आंसर नहीं है। अब हम लोग ऑप्शन सी और डी देखते हैं। ऑप्शन सी है जातियों की विविधता बनाए रखने में मदद करना, ये भी है। और ऑप्शन डी में है अस्पर्धी शिकार जातियों के बीच प्रतिस्पर्धा करना, यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सही। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रक्रम को क्या कहते हैं जिसमें एक जाति की योग्यता दूसरी जाति की उपस्थिति में घट जाती है? उस प्रक्रम को क्या कहते हैं इसमें एक जाति की योग्यता दूसरी जाति की उपस्थिति में घट जाती है? तो उसे कहते हैं स्पर्धा, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउन मछली एवं समुद्री एनीमोन के समष्टियों की पारस्परिक क्रिया इनमें से किसका उदाहरण है? परभक्षण का है, सहोपकारिता का है, सहभोजिता का है, परजीविता का है। तो वह है सहोपकारिता का, अर्थात ऑप्शन बी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUCN 2004 के अनुसार जंतुओं में पादपों की जातियों की संख्या कितनी थी? तो उस समय 2004 के अनुसार जंतु एवं पादपों की जातियों की संख्या थी 1.5 मिलियन से कुछ अधिक, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2002 में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2002 में सतत विकास पर विश्व सम्मेलन हुआ था जोहान्सबर्ग में, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक संकीर्ण रूप से उपयोगी तर्क है? क्या है क्वेश्चन कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक संकीर्ण रूप से उपयोगी तर्क है, वह है संदेहात्मक लाभ, अर्थात ऑप्शन डी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जाति अतिदोहन के कारण विलुप्त हुई? गोल्डन टोन, सिचलिड मछलियां, या स्टेलर समुद्री गाय, या फिर एविंगडन। इसमें से कौन जो है अतिदोहन के कारण विलुप्त हो गई? तो वह है हमारा स्टेलर समुद्री गाय, यह जो है अतिदोहन के कारण विलुप्त हो चुकी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वैश्विक जातीय विविधता कितनी थी? भारत की वैश्विक जातीय विविधता थी 8.1, अर्थात ऑप्शन बी।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व की उत्पादन दर को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व की उत्पादन दर को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता, अर्थात ऑप्शन बी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपघटन में शामिल नहीं है? खंडन, निक्षालन, उपचयन या ह्यूमिफिकेशन। इसमें से कौन जो है अपघटन में शामिल नहीं है? तो वह है उपचयन, यह अपघटन में शामिल नहीं है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे प्रकाश संश्लेषणात्मक विकिरण का कितना प्रतिशत ग्रहण करता है? तो 2 से लगभग 10% वह ग्रहण करता है, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरद खाद्य श्रृंखला निम्नलिखित में से किससे होती है? अपरद खाद्य श्रृंखला होती है मृत कार्बनिक पदार्थ से, अर्थात हो गया ऑप्शन बी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहेली के बारे में असत्य है? सहेली के इसमें से कौन सा असत्य है? ऑप्शन ए में है महिलाओं के लिए गर्भनिरोधक गोली, यह तो सत्य है। गौर स्टेरॉयडल गोली, यह भी सत्य है। हफ्ते में एक बार ली जाने वाली गोली, यह भी सत्य है। हमसे पूछा कि असत्य कौन है? ऑप्शन डी जो है लिखा है 21 दिनों तक लगातार ली जाने वाली गोलियां हैं, लगातार 21 दिनों तक, तो यह बिल्कुल असत्य है, अर्थात हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। साथियों, इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में क्लास 12th के बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल किया। यह सभी प्रश्न इंटरनेट पर जारी किया गया ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और इसी प्रश्न के आधार पर, इसी मॉडल पे आपके एग्जाम 2025 में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Yeah.